हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का फर्स्ट यूनिट बालक को समझने में मनोविज्ञान की क्या भूमिका है, इस यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे तो वीडियो पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान होता क्या है। उसके बाद में बात करेंगे मनोविज्ञान की बालक को समझने में क्या भूमिका है और इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखना है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मनोविज्ञान होता क्या है। तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है शाइकी यानी कि आत्मा व लोगस यानी कि विज्ञान से बना है। आत्मा के विज्ञान से मस्तिष्क का विज्ञान बना, उसके बाद चेतना का विकास और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को जाना जाता है। तो ये शॉर्ट सी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के अर्थ के संबंध में आए परिवर्तन को इस प्रकार से लिखा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा त्यागी, फिर उसने अपना मस्तिष्क छोड़ा, फिर उसने अपनी चेतना खोई, किंतु उसमें व्यवहार का अध्ययन आज भी विद्यमान है। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। या फिर अगर आपको परिभाषा पूछे कि ये किसने कहा तो वुडवर्थ के बारे में आपको जानकारी रखनी है। और इसके बाद में बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो पहला बिंदु है आत्मा का विज्ञान कब आया। तो आरंभ से 15वीं सदी तक रहा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर मस्तिष्क का विज्ञान आया 16वीं से 17वीं सदी के बीच में। और उसके बाद में चेतना का विज्ञान आया 18वीं से 19वीं सदी के बीच में। उसके बाद में व्यवहार का विज्ञान आया जो 20वीं सदी से अभी लगातार चल रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में वुडवर्थ की एक परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है, कथन भी ध्यान रखना है। तो वुडवर्थ ने यहाँ पर कहा है मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संदर्भ में उसके क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वुडवर्थ ने वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में बात करी। आपको वुड ऐसे वैसे शुरू हो रहा है और वैज्ञानिक अध्ययन की बात हो रही है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसके बाद में वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चयात्मक विज्ञान है। तो वाटसन ने क्या कहा है, मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चयात्मक विज्ञान की बात कही है। इसके बाद में एक मनोवैज्ञानिक और आते हैं चौहान। तो चौहान के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का मनोविज्ञान है। व्यवहार का अर्थ सजीव प्राणी के वे क्रियाकलाप हैं जिनका वस्तुनिष्ठ रूप से अवलोकन व माप किया जा सके। इसके बाद में जेम्स ड्रेवर के अनुसार मनोविज्ञान वह निश्चयात्मक विज्ञान है जो मानव व पशु के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो व्यवहार उस वर्ग के मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं। तो मानसिक जगत की बात किसने करी, जेम्स ड्रेवर ने। इस तरह से आपको शॉर्ट याद रखना ताकि एग्जाम टाइम में आप जब लिखने बैठें तो आपको कुछ बिंदु जो याद रहे तो आप सीधी लाइन वहाँ पर बना सकें और आराम से आप अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। इसके बाद में बात करते हैं मनोविज्ञान की विशेषताओं के बारे में। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, पहली विशेषता आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में दूसरी विशेषता है मनोविज्ञान निश्चयात्मक विज्ञान नहीं बल्कि वस्तुपरक विज्ञान है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर है मनोविज्ञान विकासात्मक विज्ञान है, लगातार विकास चलता रहता है। इसके बाद में चौथा बिंदु आपको ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान मानव के मनोसामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। चारों बिंदु आपको ध्यान रखने होंगे अगर आपको विशेषता के बारे में पूछता है या फिर मनोविज्ञान के बारे में संक्षेप में पूरा डिटेल में पूछता है, तब भी आपको ये पॉइंट्स वहाँ पर ऐड करने होंगे। इसके बाद में बात करते हैं मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में। तो मनोविज्ञान व्यवहारिक विशिष्टताओं से संबंध रखता है। इसके अंतर्गत हंसना, हंसाना, जीवन संघर्ष और सृजनात्मक प्रक्रियाएं निहित रहती है। इसका संबंध लोगों द्वारा समूह में की गई प्रक्रियाओं की जटिलताओं से होता है। इसके द्वारा हम यह भी जानकारी मिलती है कि मांसपेशियों, ग्रंथियों और चेतनावस्था विचारों और संवेगों और भावनाओं से किस प्रकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत हम यह भी अध्ययन करते हैं कि लोग समूह में कैसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि व्यवहार असंबंधित और पृथक क्रियाएं नहीं बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके द्वारा ही व्यक्ति एक दूसरे को समझते हैं। उसके बाद में आपको एक लाइन यहाँ पर और ऐड करनी होगी कि मनोविज्ञान के अध्ययन में वे सभी विशेषताएं विद्यमान हैं जो कि एक विज्ञान में है। विज्ञान के विकास के साथ ही साथ मनोविज्ञान के अर्थ, विधियों एवं विशेष सामग्री की प्रकृति में भी परिवर्तन होता आया है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला टॉपिक मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र का निर्धारण सुनिश्चित तथा सुविधाजनक रूप से मनोविज्ञान की संपूर्ण विषय वस्तु को अनेक समूहों में बांटा गया है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से समूह हैं। तो पहला समूह है सामान्य मनोविज्ञान। तो मानव के सामान्य व्यवहार का, साधारण परिस्थितियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो सामान्य यहाँ पर बात रहती है सामान्य मनोविज्ञान की। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड नंबर पर असामान्य मनोविज्ञान। तो इसमें आपको ऐड करना है कि मानव के असाधारण व असामान्य व्यवहारों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इस शाखा में मानसिक रोगों से जन्य व्यवहारों, उनके कारणों व उपचारों का विश्लेषण भी किया जाता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर है
समूह मनोविज्ञान, तो इसे समाज मनोविज्ञान के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें ये अध्ययन करते हैं कि समाज या समूह में रहकर मनुष्य का जो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो क्या है। तो ये बात आपको समूह मनोविज्ञान के लिए ध्यान में रखनी है। इसके बाद में चौथे नंबर पर है मानव मनोविज्ञान। तो मानव मनोविज्ञान में देखिए, यह शाखा केवल मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन करती है। मानव मनोविज्ञान आ गया मतलब सिर्फ मानवों की बात यहाँ पर होगी। पशु व्यवहारों को यह अपने क्षेत्र से बाहर रखती है। और उसके बाद में 5वें नंबर पर है पशु मनोवैज्ञानिक। तो यह शाखा पशु जगत से संबंधित है और पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करती है। तो पशु मनोविज्ञान में पशुओं की बात रहेगी। इसके बाद में 6ठे नंबर पर आता है व्यक्ति मनोविज्ञान। तो व्यक्ति मनोविज्ञान में देखिए, यह शाखा एक व्यक्ति का विशिष्ट रूप से अध्ययन करती है। इसकी प्रमुख विषय वस्तु व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण परिणामों, विशेषताओं, क्षेत्र आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। 7वें नंबर पर बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की। तो बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, गामक तथा संवेदनात्मक परिस्थितियां प्रौढ़ से भिन्न होती है, यानी कि बड़े जो किशोर हैं उनसे भिन्न होती है, अलग होती है। अतः इनका व्यवहार भी प्रौढ़ व्यक्ति से भिन्न होता है, इसलिए बालक के व्यवहारों का प्रत्यक्ष से अध्ययन किया जाता है और इस शाखा को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं प्रौढ़ मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान की इस शाखा में प्रौढ़ व्यक्तियों के विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद में बात करते हैं शुद्ध मनोविज्ञान। शुद्ध मनोविज्ञान में देखिए, मनोविज्ञान की यह शाखा मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतिक पक्ष से संबंधित है और मनोविज्ञान के सामान्य सिद्धांतों, पाठ्य वस्तु आदि से अवगत करा करके हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है। इसके बाद में बात करते हैं 10वें नंबर पर व्यवहार विज्ञान। तो इसमें देखिए, इसमें उन सिद्धांतों, नियमों तथा तथ्यों को रखा जाता है जिन्हें मानव के जीवन में प्रयोग किया जाता है। 11वें नंबर पर है समाज मनोविज्ञान। तो समाज की उन्नति तथा विकास के लिए मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समाज की मानसिक स्थिति, समाज के प्रति चिंतन आदि का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान में होता है। तो सामाजिक मनोविज्ञान में समाज से रिलेटेड काम होते हैं, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं 12वें नंबर पर परामनोविज्ञान। परामनोविज्ञान में आपको लिखना है कि यह मनोविज्ञान की नवविकसित शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत मनोविज्ञान अतीन्द्रिय और इंद्रियेतर, सुपर सेंसिबल और एक्स्ट्रा सेंसरी प्रत्यक्षों का अध्ययन करते हैं। अतीन्द्रिय तथा इंद्रियेतर प्रत्यक्ष पूर्व जन्मों से संबंधित होते हैं। संक्षेप में परामनोविज्ञान इंद्रियेतर प्रत्यक्ष तथा मनोगति का अध्ययन करती है। इसके बाद में औद्योगिक मनोविज्ञान की बात करते हैं। तो औद्योगिक की बात हो रही है तो उद्योगों की बात होगी, जाहिर सी बात है। तो इसमें उद्योग धंधों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें मजदूरों के व्यवहारों, मजदूर समस्या, उत्पादन व्यय समस्या, कार्य की दशाएं और उनका प्रभाव जैसे विषयों पर अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपराध मनोविज्ञान। इसमें अपराधियों के व्यवहारों, उन्हें ठीक करने के उपायों, उनकी अपराध प्रवृत्तियों और उनके कारण, निवारण आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में 15वें नंबर पर है नैदानिक मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की इस शाखा में मानसिक रोगों के कारण, लक्षण, प्रकार, निदान तथा उपचार की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया जाता है। आज के युग में इस शाखा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो इस शाखा का महत्व भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके बाद में 16वें नंबर पर है शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसमें देखिए, जिन व्यवहारों का शिक्षा से संबंध होता है उनका शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन होता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारों का न केवल अध्ययन करती है वरन व्यवहारों के परिमार्जन का प्रयास भी करता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, जो कि है शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व और शैक्षिक अनुप्रयोगों की हम बात करेंगे। तो इसमें आपको लिखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का आज शिक्षा के सभी पक्षों पर बहुत बड़ा प्रभाव है। वर्तमान शिक्षा का आधार ही यदि हम मनोविज्ञान को कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व एवं शैक्षिक अनुप्रयोग इस प्रकार से है। तो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम ये जान पाएंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान किस तरह से शिक्षा जगत में प्रभावशाली रही है। तो पहला बिंदु है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि अब देखिए, जो शिक्षा है वो सारी शिक्षा की व्यवस्था एवं प्रक्रिया बालकों को ध्यान में रख करके की जाती है कि बालक का इंटरेस्ट किस में है। और उसके बाद में पाठ्यक्रम निर्माण में भी यही होता है। पाठ्यक्रम निर्माण में भी इतनी विविधता हो गई है कि बालक अपने आधार पर पाठ्यक्रम का चयन कर सकता है। और उसके बाद में बात करते हैं समय सारणी। तीसरा बिंदु है समय सारणी। समय सारणी में देखिए, समय सारणी बनाते समय छात्रों की रुचि, थकान, विश्राम, ध्यान की एकाग्रता आदि को ध्यान में रखा जाता है और बच्चे के अकॉर्डिंग ही समय सारणी को तैयार किया जाता है। उसके बाद में अध्ययन विधियों की बात करते हैं। तो अध्ययन विधियों में मनोविज्ञान की क्रिया समझने, अंतर्निहित शक्तियों को समझने और अभिव्यक्ति के विकास को समझने के अनुसार उसकी जो विधियाँ हैं उनका समर्थन वहाँ पर किया गया है। इससे शिक्षा में बालक अधिक रुचि ले पाता है।
इसके बाद में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की बात करते हैं तो खेलकूद, लेख, स्काउटिंग, वाद विवाद, संगीत, नाटक, भ्रमण आदि का जो महत्व रहता है उतना ही यहाँ पर रहता है। तो पाठ्यक्रम जो पढ़ाई के साथ साथ अगर खेलकूद भी रहते हैं तो पाठ्य सहगामी वो क्रियाएं इसके अंतर्गत आती है। अनुशासन की व्यवस्था की बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान ने इस बात का समर्थन किया है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए भय व डंडे के स्थान पर प्रेम का प्रभाव महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार स्वानुशासन की भावना का विकास होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं 7वें बिंदु, बाल्य विकास का ज्ञान। इसमें आपको ऐड करना है कि शिक्षा मनोविज्ञान ने बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं व आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था का समर्थन किया है। जैसे बाल्यकाल में बालक की खेल में रुचि होने के कारण खेल विधि उसके लिए मुख्य तौर पर काम में ली गई है। इसके बाद में 8वां बिंदु है अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान। तो इसमें आपको लिखना होगा कि अधिगम के नियम, अधिगम में बाधक जो तत्व हैं, अधिगम के सहायक तत्व आदि को भली प्रकार से समझाते हुए इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद में 90 बिंदु है स्मृति व अवधान। तो इसमें भी आपको ऐड करना है कि अवधान तथा रुचि का घनिष्ठ संबंध है। मनोविज्ञान याद करने की क्रिया में संबंध स्थापित करने पर बहुत कम जोर देता है। कक्षा में बालकों की अवधान आकर्षित करने के लिए पाठ्य विषय में रुचि उत्पन्न करना भी आवश्यक रहता है। तो इस तरह से स्मृति याद करवाने के लिए पाठ्यक्रम का सरल लचीलापन होना वहाँ पर रहता है। इसके बाद में 10वां बिंदु है व्यक्तिक भेद, बुद्धि तथा निर्देशन की बात करते हैं। तो प्राचीन काल में योग्यतानुसार शिक्षा पद्धति अपनाना पागलपन समझा जाता था, वहीं आज व्यक्ति भेद के अनुसार शिक्षा देना आवश्यक समझा जाता है। बुद्धि प्रमाणिक माप ने इस कार्य को सुगम बना दिया है, जिससे शिक्षा व व्यावसायिक निर्देशन देने की सुविधा उपलब्ध है। आगे के यूनिट्स में आप बुद्धि के बारे में जानेंगे, तब आपके ये पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो पाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं मापन व मूल्यांकन। तो जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने अचीव किया है, उसका टाइम टू टाइम मूल्यांकन, मापन होता रहेगा। तो टीचर ये जान पाएंगे कि आप किस लेवल पर हैं, किस लेवल की आपको अब तैयारी करवानी जानी चाहिए। तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो मूल्यांकन में अगर आपको पूछे तो आपको लिखना होगा कि मापन व मूल्यांकन की विधियों के माध्यम से बालक की योग्यताओं का मापन व प्रगति का मूल्यांकन ज्ञात किया जाता है। फलस्वरूप आय, व्यय तथा अवरोधन की समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको इन बिंदुओं को ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों के बारे में। तो अध्ययन विधियाँ 3 हैं। पहली है निरीक्षण प्रणाली, दूसरी है प्रयोगात्मक प्रणाली और तीसरी है विवरण प्रणाली। इसमें आपके निरीक्षण प्रणाली में 2 भाग हैं, अंतर्दर्शन प्रणाली, उसके बाद में बहिर्दर्शन प्रणाली। और इसी तरह से विवरण प्रणाली के कुछ भाग हैं। पहला है विकासात्मक, दूसरा है व्यक्ति इतिहास, तीसरा है तुलनात्मक और चौथा है मनोविकृत्यात्मक और 5वां है समाजमिति और छठा है सांख्यिकी। तो इस तरह से आपको शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों के बारे में भी जानकारी रखनी है। और इस तरह से हमने फर्स्ट यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। आई होप आपको ठीक तरीके से सारी बातें समझ में आई होगी। फिर भी कोई आपके डाउट रहते हैं, फिर भी कोई आपकी समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। आगे की वीडियोज़ में हम सभी यूनिट्स की, सभी पेपर्स की बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो PDF का कंप्लीट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां पर आप फर्स्ट पेपर को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर भी आप मेरे से सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस यूनिट में दोस्तों हमने कोशिश करी है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने की। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे बिंदु हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, पर कम समय में आपको एटलीस्ट इतने बिंदु तो याद होने ही चाहिए। अगर इतने बिंदुओं को याद करने के बाद में भी आपके पास समय बचता है तो आप इस यूनिट के बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको भी याद कर सकते हैं, पर कम से कम आपको इतना तो याद करना ही है। आई होप आपने ठीक तरीके से सारी बातें समझ ली है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।